everyone, welcome to my YouTube channel ComTuts. I hope you all are learning well with ComTuts. So this is tutorial number 32 of Business Studies for class 12, and in this tutorial we are going to start new unit which is unit number 5, that is organizing. Okay, तो स्टूडेंट्स आज की ट्यूटोरियल में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 जो कि है ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है, एंड इन दिस ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू कवर द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, meaning and definition of organizing, and features and importance of organizing in detail with examples and in English or Hindi language so that every student can understand each and every concept easily. Okay, तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. बट बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस सेशन, इफ यू आर अ न्यू विजिटर ऑन माय चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो डू शेयर दीज ट्यूटोरियल्स एंड माय चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स टू, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो इस चैनल के साथ जुड़ें. ठीक है, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, प्लीज डू टर्न ऑन द नोटिफिकेशन so that whenever I upload tutorials you will stay notified. And also students, do follow me on Instagram. ओके, फॉर नोट्स एंड ट्यूटोरियल्स. मैं इंस्टाग्राम पे सारे जो भी नोट्स होते हैं कि जो भी इम्पॉर्टेंट नोट्स होते हैं वो सारे इंस्टाग्राम पे शेयर करती हूँ, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिए ताकि आपको हर एक नोट्स एंड जो भी अपडेशंस हैं वो साथ के साथ मिलती रहें. एंड जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखे है, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं. ठीक है, एंड इसके साथ ही स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट होता है बिजनेस स्टडीज़ में तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपने डाउट्स जो है वो पूछ सकते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना सेशन स्टार्ट. बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये. ठीक है, देखो चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्कस किए थे दैट वी हैव मेजरली 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ओके, वो कौन कौन से होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ओके, तो यूनिट नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था ऑल अबाउट प्लानिंग. ठीक है, प्लानिंग में हमने क्या डिस्कस किया था, क्या पढ़ा था हमने प्लानिंग में, कि प्लानिंग में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफाई करते हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सेट करते हैं. ठीक है, ये डिसाइड करते हैं कि कौन पर्सन क्या काम करेगा, कैसे करना है, कब करना है, यानी कि व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, बाय हुम इट इज टू बी डन. ये सब चीजें हम किस में डिसाइड करते हैं? प्लानिंग में. सो बेसिकली प्लानिंग क्या है? थिंकिंग इन एडवांस, और यू कैन से थिंकिंग बिफोर डूइंग. ठीक है, तो बेसिकली प्लानिंग में हम प्लान्स बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं. ठीक है, अब प्लानिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमारा? ऑर्गेनाइजिंग. अब ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं? सेकेंड स्टेप जो हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का, इसमें हम क्या करते हैं? रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं. ठीक है, इन दिस स्टेप यानी कि इन ऑर्गेनाइजिंग स्टेप रिसोर्सेज आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ मैनर विच लीड्स टू द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. ओके, ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं? रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं इस तरीके से कि जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सेट करे हैं प्लानिंग स्टेप पर, अब हमने उनको किस तरीके से अचीव करना है, इसके लिए हम रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, एक प्रॉपर डिपार्टमेंट्स बनाते हैं सो दैट जो भी हमने प्लान्स बनाए हैं उनको हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकें. ठीक है, सो ऑर्गेनाइजिंग इज बेसिकली अ मीन्स फॉर ट्रांसलेटिंग प्लान्स इनटू एक्शन. यानी जो आपने फर्स्ट स्टेज पर प्लान्स सेट करे हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करे हैं, अब उन ऑब्जेक्टिव्स को हमने किस तरीके से अचीव करना है, यानी कि वो जो आपने प्लान बनाया है उसको अब एक्शन में हम लेकर आते हैं किस स्टेप पर? ऑर्गेनाइजिंग स्टेप पर. ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं? रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं. अब यहाँ पर रिसोर्सेज कौन से हैं? रिसोर्सेज हैं जैसे कि आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, फिजिकल रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी कि मैन, मटेरियल, लेबर, मशीनरी. इन सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं इन सच अ मैनर, इस तरीके से विच लीड्स टू द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. इस तरीके से हम रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि जो हमने प्लान्स बनाए हैं उनको हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें. ठीक है, सो ये होता है बेसिकली आपका ऑर्गेनाइजिंग. ये बात आपने जरूर याद रखनी है कि ऑर्गेनाइजिंग इज अ मीन्स फॉर ट्रांसलेटिंग प्लान्स इनटू एक्शन. क्लियर?
अब इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से, तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल में हर साल जो फेयरवेल होती है, ठीक है, अभी आप क्लास 11th में फेयरवेल देख कर आए हो अपने सीनियर्स को, और अब क्लास 12th में अपने जूनियर से फेयरवेल लोगे। हर साल जो फेयरवेल होती है, ठीक है। अब क्या आपने कभी गौर किया कि ये जो फंक्शन होता है फेयरवेल का, या जो भी हमारे स्कूल में फंक्शंस होते हैं, हर साल जो भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स मीट होती है, एनुअल फंक्शन होता है, इंटर हाउस क्विज होते हैं, जो भी एक्टिविटीज या जो भी फंक्शंस स्कूल में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, क्या आपने कभी सोचा कि उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है? व्हाट गोज ऑन बिहाइंड द सीन टू मेक इट द डिजायर्ड रियलिटी यू वांट। किस तरीके से उस फंक्शन को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्या जो हम चाहते हैं, किस तरीके से जो सारा फंक्शन है वो मैनेज होता है? क्या आपने कभी इस चीज़ पे गौर किया है? फॉर एग्जाम्पल हम फेयरवेल के एग्जाम्पल से ही समझते हैं, क्योंकि अभी आप क्लास 11th में फेयरवेल देख कर आए हो, तो आप लोगों ने ये काम किया है, तो इसलिए आपको इसके बारे में अच्छे से पता होगा। जब आपके स्कूल में फेयरवेल होती है तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो भी पूरी एक्टिविटी होती है उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में। ओके, यानी कि होल एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू सम टास्क और ग्रुप्स, और ईच डीलिंग विद अ स्पेसिफिक एरिया। क्लियर? अब जैसे क्या होता है, फेयरवेल में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि आपने किसी को कह दिया कि किसी ग्रुप को 4-5 स्टूडेंट्स से, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, आपने 40 स्टूडेंट के 5-5 स्टूडेंट्स के आपने क्या किया, 8 ग्रुप्स बना दिए, और उन 8 ग्रुप्स को आपने क्या दिया, हर एक काम दे दिया, ताकि वो जो एक एक ग्रुप है वो उसी पर्टिकुलर काम पर ही फोकस करे। ठीक है, जैसे से आपने एक ग्रुप को काम दे दिया कि तुमने जो टाइटल्स हैं वो बनाने हैं, ठीक है। फिर एक ग्रुप को काम दे दिया कि तुमने कार्ड्स बनाने हैं, ठीक है। एक ग्रुप को आपने काम दे दिया कि जो भी इन्विटेशन कार्ड है जो हर टीचर के पास लेकर जाना है, जिस पे साइन करवाया जाता है, वो कार्ड तुमने बनाना है। एक ग्रुप को कह दिया कि वो इस वाले कार्ड पर तुम लोगों ने साइन करवाना है, ठीक है। एक ग्रुप को कह दिया कि तुमने गिफ्ट्स का अरेंजमेंट करना है। एक ग्रुप को आपने बोल दिया कि फूड वाला डिपार्टमेंट जो है वो तुम्हारे पास है। एक ग्रुप को आपने कह दिया कि तुमने जो है जो मनी है वो कलेक्ट करनी है, ठीक है। और एक ग्रुप को आपने बोल दिया कि उन्होंने जो भी एक्टिविटीज, यानी कि जो भी डांस है, मिमिक्री है, ये जो भी जिसने जो भी करना है उसका काम जो है वो तुम लोगों ने हैंडल करना है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, अपनी क्लास में जो 40 स्टूडेंट्स थे ना, उन 40 स्टूडेंट्स के आपने 8 ग्रुप्स बना दिए। उन 8 ग्रुप्स में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, 5 मेंबर्स, ठीक है। तो अब ये जो आपने ग्रुप्स डिवाइड करे, यानी कि आपने क्या किया, ये जो पूरा काम था फेयरवेल का, आपने उसको स्मॉल स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दिया, यानी कि डिवीजन ऑफ वर्क। बहुत ध्यान से समझना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे तो आपको पूरे चैप्टर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आपने क्या किया, काम को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आपने ड्यूटीज भी असाइन कर दी है यहाँ पर कि तुमने ये वाला काम करना है, ये वाला काम करना है, जो भी ड्यूटीज हैं वो भी आपने असाइन कर दी। अब क्या हुआ कि हर एक ग्रुप में आपने क्या किया, एक एक हेड बना दिया कि ठीक है, कि जो टाइटल वाला काम है 5 स्टूडेंट्स तो करेंगे, लेकिन उसमें एक मेन हेड बना दिया जो उन 5 स्टूडेंट्स को भी हैंडल करेगा, ठीक है। अब आगे एक कोऑर्डिनेटर को भी अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, जो कोऑर्डिनेटर से आपकी क्लास की टीचर ही होती है, ठीक है। अब अगर आपको काम में कोई भी दिक्कत आती है, या आपको लगता है कि आपको कोई फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, या आपको लगता है कि आपकी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपर कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, या कोई डांस करने के लिए रेडी नहीं हो रहा है, या ग्रुप में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, तो फिर आप किसको रिपोर्ट करते हो, टीचर के पास जाते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपकी एक अथॉरिटी स्टैब्लिश होगी कि ये आपकी टीचर है, ठीक है। टीचर ने फर्दर स्टूडेंट्स को बताया कि स्टूडेंट्स आपकी अब फेयरवेल है इस डेट को, ठीक है। अब आप स्टूडेंट्स ने क्या किया, अपने अपने काम को इस तरीके से जो है वो डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब अगर इन वाले गर्ल्स को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये इनके पास जाएंगे, अपने ऊपर वाले के पास। अगर इनको कोई कमी आती है तो फाइनली किसके पास जाएंगे, टीचर के पास। तो प्रॉपर एक अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्टेब्लिश हो गई कि किसने किसको रिपोर्ट करना है, कौन बंदा किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इससे क्या होता है, सारा काम जो है वो प्रॉपरली डिवाइड हो गया, एक स्पेशलाइजेशन अचीव होती है कि आपने उस बंदे को वही काम दिया है जो बंदा जिस चीज में परफेक्ट है। अब जिस बंदे की आर्ट अच्छी है, आपने उसी को बोला कि तुम कार्ड या टाइटल्स बनाना, ठीक है। तो इससे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन भी अचीव होती है। तो इस होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग।
ओके, तो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, वर्क को डिवाइड करते हैं, रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं, ताकि एक कोऑर्डिनेशन के साथ जो है ऑर्गेनाइजेशन में काम हो बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट से, एंड ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनिंग है वो स्मूथली रन हो और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है वो अचीव हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव क्या था, फेयरवेल। ठीक है, अब उस फेयरवेल को किस तरीके से आप एक्शन में लेकर आए, उसके लिए हमने कहाँ पर काम किया, ऑर्गेनाइजिंग में। ठीक है, इन चीजों को जब तक आप रिलेट कर कर नहीं पढ़ोगे ना, आप लोग कंफ्यूज रहोगे एट द एंड तक। तो इसलिए मैं आपको हर एक चीज है वो रिलेट कर कर पढ़ा रही हूँ, ताकि हर एक चीज आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए। और आप लोग भी जब भी पढ़ें या रिवीजन करें तो प्लीज रिलेट करके पढ़ा करो कि प्लानिंग में ऐसा था, अब ऑर्गेनाइजिंग में ऐसा है। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में किस तरीके का फर्क है, क्या हमने प्लानिंग में किया, अब हम किस तरीके से ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, इन चीजों को अपनी रियल लाइफ में लेकर आओ कि किस तरीके से हम अपनी रियल लाइफ में ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। ठीक है, और फिर अपनी स्टडी से लिंक करके पढ़ो, तो इससे क्या होगा, कभी भी लाइफ टाइम में कभी भी कोई कॉन्सेप्ट है उसको नहीं भूलोगे। ठीक है, आई होप अब आपको ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको समझते हैं एक बिजनेस के एग्जाम्पल से, तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने लैपटॉप बनाने का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है स्टार्ट किया। ठीक है, अब लैपटॉप बनाने के लिए आपको सबसे पहले किस चीज की जरूरत होगी, रॉ मटेरियल की, लेबर, मशीनरी, फाइनेंस, यानी जो भी रिसोर्सेज की आपको रिक्वायरमेंट होगी। अब इसके बाद आपको किस चीज की नीड होगी, ऑब्वियसली मार्केटिंग की, क्योंकि जब तक आप मार्केटिंग नहीं करोगे तो कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि कोई नया प्रोडक्ट जो वो मार्केट में आ रहा है। ठीक है, इसके लिए आपको रिसर्च करने की जरूरत पड़ेगी कि किस एरिया में किस तरह की नीड है, लोग किस तरीके का लैपटॉप चाहते हैं, क्या क्या चेंजेस अब टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना लैपटॉप जो है मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर क्या चीज देखी कि अगर किसी कंपनी को लैपटॉप मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है, तो वो किस तरीके से अपना वर्क डिवाइड करेंगे। सबसे पहले उनको क्या चाहिए होगा, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, ध्यान से समझना है, जो लैपटॉप को मैन्युफैक्चर करेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या जरूरत होगी, एक परचेज डिपार्टमेंट की, जो रॉ मटेरियल्स एंड ये सब चीजें जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी वो परचेज करेगा। उसके बाद ऑब्वियसली फाइनेंस डिपार्टमेंट, पैसा नहीं होगा तो लैपटॉप कैसे मैन्युफैक्चर होगा, रिसोर्सेज किस तरीके से अरेंज होंगे। ठीक है, उसके बाद मार्केटिंग की, बिना मार्केटिंग के किस तरीके से पता चलेगा आपका प्रोडक्ट जो वो मार्केट में आ रहा है। अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आपको जरूरत होगी रिसर्च डिपार्टमेंट की, जो मार्केट जाकर रिसर्च करेगा कि बिजनेस इन्वायरमेंट में अब क्या क्या चेंजेस हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में, उन सब चीजों की वो रिसर्च करेगा। उसके बाद आपको जरूरत होगी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की, जो ये चेक करेगा कि जो काम है, जो डेली रूटीन का वर्क है, वो सही तरीके से हो रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये जो आपकी लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आपने उनके ये सारे डिपार्टमेंट्स जो है वो बना दिए एंड वर्क को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि सबसे पहले हम एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं एंड अरेंज करने के बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स बनाते हैं और उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड अपॉइंट किया जाता है जो अपना डिपार्टमेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। फिर आगे फर्दर एम्प्लॉयज को भी अपॉइंट किया जाता है जिनको आगे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डेलीगेट करी जाती है एंड इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, आई होप अब आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली है क्या। दो बातें आपने याद रखनी है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, कि ऑर्गेनाइजिंग इज अ मीन्स फॉर ट्रांसलेटिंग प्लान्स इनटू एक्शन, कि जो भी आपने प्लान्स बनाए हैं अब उसको हमने किस तरीके से सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर। तो चलिए अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग जो स्टडी करते हैं। द वर्ड ऑर्गेनाइजिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ऑर्गेनिज्म, which means that a unit with many parts and each part of it, even though working independently, has a definite relationship with the
मेन यूनिट। अभी देखो, अभी हमने डिस्कस किया था कि जैसे आपने प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट बना दिया, परचेज डिपार्टमेंट बनाया है, फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाया है, हर डिपार्टमेंट जो अपना अपना काम कर रहा है, प्रोडक्शन वाला अपना काम कर रहा है, परचेज वाला अपना काम कर रहा है, फाइनेंस वाला अपना काम कर रहा है, यानी कि ये जो डिपार्टमेंट है, यानी कि ये जो यूनिट है, वो अपना काम सेपरेटली कर रहे हैं, बट उनका मेन पर्पस क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल है उसको क्या करना है, अचीव करना है। काम तो एक ही ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कर रहे हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए कर रहे हैं, बट वर्क जो है वो सेपरेटली कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको रीड करो, अब आपको समझ में आएगा। विच मीन्स दैट अ यूनिट विद मेनी पार्ट्स, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, एंड ईच पार्ट ऑफ इट, एंड उसका हर एक पार्ट, इवन दो वर्किंग इंडिपेंडेंटली, चाहे वो इंडिपेंडेंटली अपना अपना खुद काम कर रहे हैं, बट दे हैव अ डेफिनेट रिलेशनशिप विद द मेन यूनिट, लेकिन इनका जो है वो एक डिफाइंड, एक क्लियर रिलेशन है किसके साथ, जो इनका मेन यूनिट होता है। ठीक है, नाउ इन अ बिजनेस all the departments or posts have their separate functions, but they all are related to main objectives of the business. अभी बताया कि जैसे प्रोडक्शन वाला अपना काम कर रहा है, सेल्स वाला अपना, फाइनेंस वाला अपना काम कर रहा है, बट ये किसके साथ रिलेटेड है, जो ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन गोल है, जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द नेचर ऑफ ऑल द फंक्शंस इज डिफरेंट, बट दे ऑल फोर्क अहेड इन द डायरेक्शन ऑफ अचीविंग द मेन ऑब्जेक्टिव्स। इनका जो काम है अलग है, प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन वाला होगा, परचेज वाले का काम है परचेजिंग का, फाइनेंस का काम क्या है कि फाइनेंस हैंडल करना, सोर्सेज ऑफ फंड्स मेंटेन करना, रिजर्व्स मेंटेन करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में फंड्स की शॉर्टेज ना हो। मार्केटिंग का काम क्या है कि वो अपने प्रोडक्ट्स की सेल को इंक्रीज करे, अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचाए, उसके लिए स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करे। तो काम तो सबका अलग अलग है, बट दे ऑल फोर्क अहेड इन द डायरेक्शन ऑफ अचीविंग द मेन ऑब्जेक्टिव। लेकिन ये सारे काम किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन मीन्स डिसाइडिंग अबाउट द वेरियस डिपार्टमेंट्स and the post in these departments and the relationship between them. Moreover, in order to run their work smoothly, their authority and responsibility have to be prescribed. अभी बोला था ना, जैसे अभी फेयरवेल वाला एग्जाम्पल लिया था कि जैसे आपने सबको काम जो है वो डिवाइड कर दिया, अथॉरिटी भी स्टेब्लिश करती है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, कि अगर कोई भी कमी पेशी होती है तो रिस्पॉन्सिबल उसी पर्टिकुलर ग्रुप का हेड होगा, और आपने फर्दर किसको रिपोर्ट करना है, टीचर को। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है आपका, ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर? आई होप आपको ऑर्गेनाइजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे आपको ये चैप्टर जो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। फाइन, अब आइए ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग समझते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ defining and grouping the activities of an enterprise and establishing authority relationship among them. ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग क्या प्रोसेस है, इसमें हम एक्टिविटीज को डिफाइन करते हैं, उनकी ग्रुपिंग करते हैं। जैसे भी हमने यहाँ पर ग्रुपिंग की थी ना एक्टिविटीज की, कि टाइटल्स का काम ये करेगा, कार्ड्स, इन्विटेशन कार्ड, साइन, गिफ्ट्स, फूड, मनी डांस, ये क्या आपने ग्रुपिंग करी एक्टिविटीज की। उसके बाद आपने एक अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैब्लिश कर दी कि कौन बंदा कौन सा काम करेगा, किसकी क्या अथॉरिटी है, किसने किसको रिपोर्ट करना है, और यही आपकी ऑर्गेनाइजिंग होती है। ठीक है, उसके बाद एक और मीनिंग दिए है, आपको जौन सा इजी लगते हैं आप वो वाला मीनिंग जो है वो याद कर लेना। ठीक है, एंड उसी को अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। ओके, दूसरा मीनिंग है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द फिजिकल, financial and human resources to establish most productive relations for the achievement of specific goal of organization. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उन एक्टिविटीज की ग्रुपिंग करते हैं, यानी कि डिवीजन ऑफ वर्क। जैसे अभी हमने इस फेयरवेल वाले एग्जाम्पल में आपने किया था ना, आपने क्या किया कि जो काम है उसको स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उस एक्टिविटी को, उस फंक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो रिसोर्सेज को आपने अरेंज किया टू एस्टेब्लिश मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशंस फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो दो बातें आपने याद रखनी है कि ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग इज अ मीन्स फॉर
ट्रांसलेटिंग प्लान्स इनटू एक्शंस, ठीक है। एंड नंबर सेकंड थिंग इज दिस कि इसमें हम क्या करते हैं, एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनकी हम ग्रुपिंग करते हैं, रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं, डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, प्रॉपर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो वो असाइन करते हैं, सो दैट जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं जो हमने प्लानिंग में सेट किए थे वो सक्सेसफुली अचीव हो और जो हमने प्लान्स बनाए हैं वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो, ठीक है। तो ये होता है आपका ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, ठीक है। नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। मैं आपको हर एक ट्यूटोरियल में मीनिंग और डेफिनेशन दोनों करवाती हूँ। रीजन ये है कि अगर आपको पेपर में आता ना दैट यू हैव टू डिफाइन ऑर्गेनाइजिंग, डिफाइन प्लानिंग या डिफाइन मैनेजमेंट, तो जो डेफिनेशन होती है ना वो हमेशा अकॉर्डिंग टू ऑथर या अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट एक्सपर्ट ही होती है। डेफिनेशन में आप ये जो जनरल मीनिंग होता है ना वो कभी नहीं लिखोगे, ये आपने याद रखना है। अगर आपको आता है व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजिंग, तो आपको इन दोनों मीनिंग में से कौन सा मीनिंग सही लगता है वो वाला मीनिंग लिख सकते हैं। बट अगर आपको आता है डेफिनेशन, तो डेफिनेशन इज ऑलवेज स्टार्ट्स विद अकॉर्डिंग टू सम ऑथर। तो डेफिनेशन जो होती है वो हमेशा अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट होती है। ये आपने डिफरेंस याद रखना है। मैं हर ट्यूटोरियल में आपको ये बात बताती हूँ बिकॉज स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर कर आते हैं एग्जाम में, तो आपने इन छोटी छोटी बातों का ध्यान जो है वो जरूर रखना है, ठीक है। तो आइए डेफिनेशन रीड करते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू मैकफार्लैंड। सो अकॉर्डिंग टू मैकफार्लैंड, an identifiable group of people contributing their efforts towards the attainment of goals is called organization. Clear है अब तो ये, ठीक है। Now according to Hene, organization is harmonious adjustment of specialized paths for the accomplishment of some common purpose or purposes. यानी वही मतलब है कि जो भी हमने objectives planning में set करे हैं उनको अब हमने किस तरीके से अचीव करना है, किस तरीके से अपने गोल्स को सक्सेसफुली अचीव करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज करते हैं, काम को डिवाइड करते हैं, प्रॉपर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस्टेब्लिश करते हैं, सो दैट जो हमारे गोल्स हैं वो इजीली अचीव हो जाएं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। क्लियर। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर। आई होप अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट अस डिस्कस द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। क्या फीचर्स हैं ऑर्गेनाइजिंग के, क्या नेचर है या फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्गेनाइजिंग के, वन एंड सेम थिंग, ठीक है। नंबर फर्स्ट फीचर है ऑर्गेनाइजिंग का डिवीजन ऑफ वर्क। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरा जो काम है एक ऑर्गेनाइजेशन का उसको हम डिवाइड करते हैं सम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, ठीक है। एंड रिमेंबर दैट डिवीजन ऑफ वर्क इज द बेसिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। Okay, this means that there can be no organization without division of work. यानी बिना division of work के कोई भी organization possible नहीं है, ठीक है। सो अंडर डिवीजन ऑफ वर्क हम क्या करते हैं, जो भी बिजनेस का काम है उसको डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एंड देन द वर्क ऑफ एवरी डिपार्टमेंट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब वर्क्स। क्लियर। तो ये है आपका फर्स्ट फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विच इज डिवीजन ऑफ वर्क। नाउ कम टू द सेकंड फीचर विच इज कोऑर्डिनेशन। देखो ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, सारा काम जो है वो डिवाइड कर देते हैं एंड डिफरेंट पर्सन को डिफरेंट वर्क जो है वो असाइन किया जाता है, ठीक है। जैसे अभी हमने जो फेयरवेल वाला एग्जाम्पल समझा था, ठीक है, उसमें मैंने अभी आपको बताया था जैसे आपने सारा काम जो है वो डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आपने जिनको टाइटल्स दिए उन्होंने टाइटल्स बनाना है, जिनको कार्ड्स दिए उन्होंने कार्ड्स बनाने हैं, जिन्होंने साइन करवाने हैं उन्होंने साइन करवाने हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करता है, ऑर्गेनाइजिंग ये इंश्योर करता है कि चाहे हर एक बंदा अपना अपना काम कर रहा है बट ये काम भी तभी सक्सेसफुल होगा अगर इनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन होगा। अगर इनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या फेयरवेल वाला फंक्शन जो है वो सही तरीके से ऑर्गेनाइज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें कोई ना कोई कमी पेशी रह ही जाएगी, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स दैट द वर्क ऑफ ऑल द पर्संस डिपेंड्स ऑन ईच अदर्स वर्क इवन दो इट हैपेंस टू बी डिफरेंट एंड हेंस इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी काम करना जो वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर। सो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये हम पढ़कर आए हैं तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड फीचर है ऑर्गेनाइजिंग का प्लूरैलिटी ऑफ पर्संस। प्लूरैलिटी ऑफ पर्संस का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ मेनी पर्संस जो काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। एक सिंगल बंदा जो है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं कर सकता। ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज अ ग्रुप ऑफ मेनी पर्संस। Clear. Now the fourth feature of organizing is common objectives. Yes,
चाहे ऑर्गेनाइजिंग में सारे पर्सन्स जो हैं, सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट पर फोकस कर रहे हैं, बट उनका मेन पर्पस क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल है, जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल है उसको अचीव करना। तो जो भी ऑर्गेनाइजिंग में हम सारा काम कर रहे हैं, रिसोर्सेज को अरेंज कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस्टेब्लिश कर रहे हैं, यानी जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं, चाहे वो सेपरेटली काम कर रहे हैं, बट उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल है उसको अचीव करना। ठीक है, यानी ये जो आपने लाइन अभी समझी थी ना यहाँ पर, द नेचर ऑफ ऑल द फंक्शंस इज डिफरेंट बट दे ऑल फोर्ज अहेड इन द डायरेक्शन ऑफ अचीविंग द मेन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इसलिए मैं सारा इंटरलिंक कर कर पढ़ा रही हूँ ताकि हर एक चीज जो है वो आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ फीचर है ऑर्गेनाइजिंग का कि ऑर्गेनाइजिंग इज अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज मशीन ऑफ मैनेजमेंट? ऑर्गेनाइजेशन को हम कंसीडर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब यह है कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिपार्टमेंट जो है या कोई भी पोस्ट जो है वो सही तरीके से फिल नहीं हुई होगी या कोई भी डिपार्टमेंट सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा होगा, तो इससे क्या होगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इससे अफेक्ट होगा। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन इज कंसीडर्ड टू बी अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट एंड इट इज दैट मशीन इन विच नो पार्ट कैन अफोर्ड टू बी इल फिटिंग और नॉन फंक्शनल। अगर इसमें कोई भी ऐसा पार्ट है या कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट जब नॉन फंक्शनल यानी वो काम नहीं कर रहा है, या जो आपने डिवीजन ऑफ वर्क करी है वो सही तरीके से नहीं करी है, यानी जो भी आपने पोस्ट फिल करी है वो सही तरीके से फिल नहीं करी है, तो इससे क्या होगा, जो भी मैनेजमेंट सिस्टम है वो पूरा का पूरा कोलैप्स होगा और आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो सक्सेसफुली अचीव नहीं हो पाएंगे। सो ऑर्गेनाइजेशन इज अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद लास्ट फीचर है ऑर्गेनाइजिंग का कि ऑर्गेनाइजिंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस या ऑर्गेनाइजेशन इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस दोनों में ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, सो इट इज अ परवासिव और इट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। क्लियर? सो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजिंग की? बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखो, ये हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था कि डिवीजन ऑफ वर्क का मेन मैरिटी क्या है कि उससे हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट जो है वो अचीव होता है। ठीक है, यानी कि जब हम पूरे काम को डिवाइड कर देते हैं स्मॉल टास्क पे और हर पर्सन को उसी जॉब पर, उसी डिपार्टमेंट पर प्लेस करते हैं जिसमें वो कैपेबल हो, जिसमें वो स्किल्ड हो, जिसमें वो कॉम्पिटेंट हो, तो इससे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन अचीव होती है। वाई? बिकॉज उस बंदे को उस पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज होती है। अब जो फाइनेंस का बंदा होगा जिसने MBA इन फाइनेंस करी है, उसको आप फाइनेंस डिपार्टमेंट पे एम्प्लॉय करोगे। जिसको प्रोडक्शन की नॉलेज, उसको प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट पे एम्प्लॉय करोगे। क्लियर? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या ऑर्गेनाइजिंग की? बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। नंबर सेकेंड है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। देखो, यहाँ पर मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था स्टार्टिंग में जब एग्जाम्पल समझाया था, ये वाला। इसमें मैंने आपको क्या समझाया कि जैसे ये जो आपका मेन हेड है या आप कह सकते हैं मेन डिपार्टमेंट है, फिर फर्दर इसके डिपार्टमेंट्स या फर्दर इनके हेड ने अपने आगे आगे बंदों को अपॉइंट कर दिया, इन्होंने आगे अपने बंदों को अपॉइंट कर दिया। अब यहाँ पर वर्किंग रिलेशंस क्लियर है कि इनको पता है कि इनका सुपीरियर कौन है, इनको पता है कि इनका सुपीरियर कौन है, इनको पता है कि इनका सबॉर्डिनेट कौन है और आगे इनको पता है कि इनका एम्प्लॉय कौन है। ठीक है, इन लोगों को पता है कि इन्होंने किसको रिपोर्ट करना है और इन लोगों को पता है कि इन्होंने किसको अथॉरिटी देनी है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वर्किंग रिलेशंस जो है वो क्लियर होते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग की सबसे खास बात यही होती है कि ऑर्गेनाइजिंग में क्लियरली डिफाइन किए जाते हैं वर्किंग रिलेशंस। सबको क्लियर किया जाता है कि किसका कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, ऑर्डर किसने किसको देना है, कौन अकाउंटेबल होगा, किसकी क्या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्दर किसने किसको रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है वो क्लियरली डिफाइन किया जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग की। ठीक है, उसके बाद थर्ड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो, ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज हो। Why? As a whole work is divided into small parts, departments और small tasks। तो इससे क्या होता है कि ओवरलैपिंग ऑफ वर्क या ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज के जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं उनके एफर्ट्स जो वो प्रॉपरली यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, सो थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है, दैट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंस है अडेप्टेशन टू चेंज। देखो, वी ऑल नो कि बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत रैपिडली चेंज होता है, तो ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से क्या होता है, इन चेंजेस को अडेप्ट करना जो बहुत ईजी हो जाता है।
Why? Because organizing function creates different departments and group related activities under each department. तो इससे क्या होता है कि चेंजेस को अडॉप्ट करना बहुत ईजी हो जाता है. चेंजेस कैन बी अडॉप्टेड ओनली इन दैट एरिया विच मे बी अफेक्टेड बाय दोज चेंजेस. यानी जहाँ पर चेंजेस की नीड लगती है सिर्फ वहीं पे हम चेंज करते हैं. तो पूरा जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का वो इससे अफेक्ट नहीं होता और चेंजेस करना जो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है. ठीक है. एंड चेंजेस को इजीली अडॉप्ट करना इसीलिए भी पॉसिबल होता है बिकॉज देयर इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. इससे क्या होता है, हम ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं. ठीक है. तो फोर्थ इंपॉर्टेंस क्या है, अडेप्टेशन टू चेंज. क्लियर. उसके बाद है फिफ्थ है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. देखो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, देखो ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एंड रिलेटेड ड्यूटीज. हर एक चीज जो है यहाँ पर क्लियरली डिफाइन होती है. सो दिस हेल्प्स टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशन. सो क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप इनेबल्स प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क. ठीक है. उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल. देखो वही कि हम पूरा काम डिवाइड करते हैं और हर एक पर्सन को वही काम देते हैं जिसमें वो बंदा कॉम्पिटेंट होता है. तो इससे क्या होता है कि पर्सनल यानी जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो अपने इनोवेटिव आइडियाज अप्लाई कर सकते हैं. उनकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है जिसकी वजह से क्या होती है, पर्सनल की डेवलपमेंट होती है. क्लियर. उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग की, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. देखो जब हम ऑर्गेनाइजिंग में सारा काम जो है क्लियरली डिफाइन कर देते हैं, सब कुछ क्लियरली डिफाइन होता है, चाहे वो वर्किंग रिलेशन है चाहे वो रिसोर्सेज है, तो इससे क्या होता है, कंपनीज कैन ईजिली मीट दी चैलेंजेस एंड कैन एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज इन अ प्लान्ड मैनर. ठीक है. क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, सब कुछ इफेक्टिवली होता है. इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होती है जिसकी वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन अपने चैलेंजेस को ईजिली फेस कर पाती है एंड अपने बिजनेस को आराम से एक्सपेंड कर पाती है. ओके. तो ये है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. क्लियर. अब इस जो चीजें आज हमने डिस्कस करी है ना, इसमें से कुछ की पॉइंट्स निकल कर आते हैं. ये चीजें ना आपने अपनी नोटबुक पर जरूर नोट डाउन कर लेनी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड ट्राई कि इन पॉइंट्स को अपने आंसर्स में जरूर ऐड कर करें. ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज ए पूरे चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है. तो आइए अब हम इसको समझते हैं एंड इसके बाद आज का सेशन जो है वो कंप्लीट होता है. ठीक है. तो फर्स्ट की पॉइंट क्या है, जो चीजें हमने समझी है ना उसी का कंक्लूजन है. इसको आप ये भी समझ सकते हैं कि जो चीजें आज हमने पढ़ी है उसकी समरी. ठीक है. तो फर्स्ट है the management function of organizing ensures that efforts are directed towards attainment of goals laid down in the planning function in such a manner that resources are used optimally and people are able to work collectively and effectively for a common purpose. यानी ये जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है वो ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के ही काम करे और सभी कोऑर्डिनेशन के साथ, कोऑपरेशन के साथ जो कॉमन पर्पस के लिए वर्क करे, रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करे. यानी वही सब चीजें जो हम पढ़कर आए हैं, बट दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. उसके बाद नंबर सेकंड है द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन लीड्स टू एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर which includes the designing of roles to be filled by suitably skilled people. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है आपका. ठीक है. ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया है. ओके. तो which includes the designing of roles to be filled by suitably skilled people. जो बंदा जिस फील्ड में एक्सपर्ट होता है उसको उसी फील्ड में एम्प्लॉय करते हैं. एंड देन डिफाइनिंग द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज रोल्स, यानी क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. रोल क्लियर करते हैं कि तुमने क्या काम करना है, तुमने क्या काम करना है. सो दैट एम्बिग्विटी का मतलब होता है कंफ्यूजन. सो दैट कंफ्यूजन इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज कैन बी एलिमिनेटेड. किसी को कंफ्यूजन नहीं होती. अभी आपने यहाँ पर इंपॉर्टेंस में पढ़ा है कि क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. जब वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी है, काम में क्लियर है, पूरा काम डिवाइड हो गया, तो इससे कोई भी कंफ्यूजन्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहती है. ठीक है. उसके बाद थर्ड है organizing essentially implies a process which coordinates human efforts, assembles resources and integrates both into a unified whole to be utilized for achieving specified objectives. यानी कि ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ह्यूमन एफर्ट्स यानी प्लूरलिटी ऑफ पर्सन्स, जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सबके एफर्ट्स को हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, रिसोर्सेज को असेंबल करते हैं एंड इनके एफर्ट्स को यूनाइट करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, कॉमन ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव हो. ठीक है. एंड लास्ट है
Organizing is the process of identifying and grouping the work to be performed, defining and delegating responsibility and authority, and establishing relationships for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objectives. And ये definition दी है लुइस एलन ने, ठीक है। सो ये स्टूडेंट्स होता है आपका ऑर्गेनाइजिंग का पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड मैंने हर एक वर्ड का मीनिंग अच्छे से आपको लोगों को समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको हर एक चीज़ जो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एंड स्टिल स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगेन इतनी डिटेल में इसलिए समझा रही हूँ बिकॉज आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सारे क्वेश्चंस आपको रीजनिंग बेस्ड, इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें आपने अपने एनालिटिकल स्किल्स का इस्तेमाल करना है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे ना, तभी उन क्वेश्चंस के आंसर्स कर पाएंगे। अदरवाइज बुक्स में से 2 लाइनें पढ़कर उन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ट्राई टू लर्न एज मच एज यू कैन, ओके। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप हर एक चीज़ जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एंड लास्ट में स्टूडेंट्स, प्लीज़ डू शेयर दीज ट्यूटोरियल्स विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स टू, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो वो इस चैनल के साथ जुड़ें एंड उन स्टूडेंट्स तक भी ये वाले ट्यूटोरियल्स जो वो पहुँचे एंड उन लोगों के लिए ट्यूटोरियल्स जो वो बेनिफिट हो, बिकॉज इतनी डिटेल में एक्सप्लेनेशन कोई नहीं प्रोवाइड करता, ठीक है। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ ट्यूटोरियल्स को शेयर करना। एंड लास्ट में, अगर ये ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ स्टूडेंट्स डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ डू शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर किया कीजिए, वाई बिकॉज योर फीडबैक मैटर्स अ लॉट, ओके। एंड लास्ट में गाइज, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, स्टडी स्मार्ट एंड स्टे मोटिवेटेड।